हेडलाइंस आप जान चुके हैं। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मॉनसून की। फैसलाबाद में प्री मॉनसून आ गया, मॉनसून भी बरसने को तैयार है। उधर वासा फैसलाबाद की तैयारियां नामुकम्मल है। वासा माली मुश्किलात का शिकार है। सरकार ने भी मॉनसून ग्रांट नहीं दी। सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए खर्च कहां से आए तो मशीनरी की ओवरहॉलिंग कैसे हो, फ्यूल कहां से आएगा। वासा को करोड़ों रुपए ग्रांट का इंतजार है। जी हां, फैसलाबाद में प्री मानसून आ गया है। मानसून भी बरसने को तैयार है, लेकिन वासा फैसलाबाद की तैयारियां नामुकम्मल हैं। वासा माली मुश्किलात का शिकार है। सरकार ने भी मानसून ग्रांट न दी। सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए खर्च कहां से आए तो मशीनरी की ओवरहॉलिंग कैसे हो, फ्यूल कहां से आएगा। वासा को करोड़ों रुपए ग्रांट का इंतजार है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि प्री मॉनसून आ गया है और मॉनसून से पहले जो है वासा ने बहुत ज्यादा दावे किए थे कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, बस बादल बरस जाएं तो फिर आप हमारी फुर्तियां देखें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बादल तो बरस गए हैं लेकिन वासा की फुर्तियां शायद कहीं और ही नजर आ रही हैं। आपको बताएं कि सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए अब खर्च नहीं है। इससे पहले जो है वो तमाम तर दावे किए गए थे और कहा गया था कि इस बार जो है वो कहीं भी पानी खड़ा नजर नहीं आएगा। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह करें कि कितनी ग्रांट दी जाती है मॉनसून की मद में और इससे पहले जो तैयारियां थी उनका क्या हुआ। जी बिल्कुल, वासा की जानिब से मानसून के हवाले से तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि वो तमाम ज़रूरियात मानसून जो कि बहुत ज़्यादा अहम होती हैं उनके लिए इक़दाम किए जाएं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मानसून आने वाला है और बारिशों का सिलसिला अभी से जारी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ताहाल वासा को मानसून ग्रांट नहीं दी जा सकी। मजमूई तौर पर यह रकम जो है 20 करोड़ 6 लाख रुपए से जायद है, जो कि हर साल मानसून से कबल वासा को दी जाती है, जिससे ना सिर्फ सीवरेज का काम, लाइनों की सफाई होती है, मशीनरी की ओवरहालिंग होती है और दीगर कामकाज किए जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं जो है वो जारी हो सका। तमाम एमडी वासा जब्बार अनवर इस हवाले से कहते हैं कि मुतलका तमाम काम के ऊपर जो है वो कोशिशें जारी हैं और ज़ाती तौर पर कुछ इंतजामात करके ये काम किए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो फंड्स की अदम फरामी है उस वजह से वासा को खासे मसाइल हैं, क्योंकि इससे पहले भी वासा को बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। जंग में मानसून की बारिशों के बाद टिड्डी दल के लिए मुआफिक माहौल पैदा होने के तहत अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के मुमकिना हमले के खतरे के पेश नज़र इकदाम भी शुरू कर दिए गए हैं। जिला में टिड्डी दल के खिलाफ तदारुक के लिए मशीनरी और स्प्रे फ्राहम कर दिया गया है। बिल्कुल, जंग में मानसून की बारिशों के बाद टिड्डी दल के लिए मुआफिक माहौल पैदा होने के तहत अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के मुमकिना हमले के खतरे के पेश नज़र इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अवैस खान से। अवैस, इंतजाम के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में मानसून की बारिशों के पेश नज़र महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के हवाले से अलर्ट जारी की गई है, जिसके तहत जो है तमाम ज़िले में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली तमाम टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। इस हवाले से फैसलाबाद से जो है वो ज़रूरी मशीनरी भी फराहम कर दी गई है, जबकि 18 जारी में जो है खसूसी तौर पर हेडक्वार्टर का भी क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ पे जो है टिड्डी दल के खिलाफ स्प्रे करने वाली अद्वियात और तमाम तर मशीनरी को जमा कर लिया गया है। महकमा ज़राअत के मुताबिक जो है इस अलर्ट के जो जारी की गई है उसके मुताबिक चोलिस्तान और जो सिंध के इलाकों में टिड्डी दल के खिलाफ जारी ऑपरेशन की कड़ी है, जिसमें जो है वो चोलिस्तान और सिंध के इलाकों में ऑपरेशन किया जा रहा है। तमाम मानसून की बारिशें होने के बाद जो है टिड्डी दल के लिए मुआफिक जो है वो माहौल पैदा हो जाता है, जिसकी बाइस जो है महकमा ज़राअत को अलर्ट जारी किया गया है। इससे कबल जो है वो तकरीबन 250 एकड़ से ज़ायद अराजी के ऊपर लगी कपास को जो है वो गुज़श्ता हमले के अंदर नुकसान पहुँचा था, और इस हमले को दोबारा से इस नुकसान से बचाने के लिए जो है महकमा ज़राअत की जानिब से इक़दाम का अमल शुरू कर दिया गया है। मकामी मशीनरी की भी जो है मदद। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब तो घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मरकर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। पंजाब मेडिकल कॉलेज में वाक़े एनाटॉमी डिपार्टमेंट के शोबा डेड हाउस के 4 में से 2 यूनिट खराब हैं। इंतजामिया की जानिब से यूनिट ठीक नहीं करवाए जा सके हैं क्योंकि उनके पास अब जगह नहीं है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से CPO फैसलाबाद को एक ख़त लिखा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट में वाक़या जो डेड हाउस है ये इस वक्त फुल हो चुका है और यहाँ पे नामालूम लाशें रखने के लिए जगह नहीं है।
اس لیے مزید جو نامعلوم لاشیں ہیں وہ یہاں پہ منتقل نہ کی جائیں۔ اس سلسلے میں جو ہمارے ذرائع ہیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 4 یونٹ میں سے جو کہ ڈیڈ ہاؤس میں بنے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 یونٹ جو ہیں وہ خراب پڑے ہیں اور عرصہ دراز سے خراب ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے تاحال انہیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں کروایا جا سکا۔ جو 2 یونٹ ہیں، 2 یونٹ میں 3 ڈیڈ باڈیز جو رکھنے کی گنجائش ہے، مگر اوور لوڈ جو ہے وہ 2 یونٹ کیے جا چکے ہیں اور تقریباً اس وقت ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 سے 12 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ 2 یونٹ جو کام کر رہے ہیں وہاں پہ منتقل کیے گئے ہیں، رکھے گئے ہیں، اور ایسے میں اکثر کا جو ہے وہ بجلی بھی بند ہوتی ہے جس سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو 2 یونٹ خراب ہیں انہیں تاحال جو ہے ٹھیک نہیں کرایا جا سکا۔ ایسے میں اب مزید نامعلوم لاشیں رکھنے کے لیے جو ہے وہ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے اناٹومی ڈپارٹمنٹ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ کا رخ کریں گے۔ چنیوٹ کے بنیادی مراکز صحت کا برا حال ہے۔ نواحی علاقے 200 نسرانہ کے بنیادی مرکز صحت کے کوارٹرز جانوں کے باڑے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت انتظامیہ علاقہ مکینوں کو بہتر علاج کی سہولیات فراہم کرنے میں بری طرح سے ناکام دکھائی دینے لگی ہے۔ جی بالکل، ایک جانب کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ صفائی ستھرائی، سوشل ڈسٹینسنگ اور سہولیات کی بات کی جاتی ہے، تو دوسری جانب حالات یہ ہیں، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ مرکز صحت جو انسانوں کا ہے وہاں پر جانور جو ہیں آرام فرما رہے ہیں۔ بات کریں گے عبدالقدیر سے۔ عبدالقدیر بتائیے گا۔ چنیوٹ میں محکمہ صحت انتظامیہ بنیادی مراکز صحت کی حالت زار کو بدلنے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہی ہے، اور چنیوٹ کی تحصیل بوانا کا علاقہ چک نمبر 200 نسرانہ کا بنیادی مرکز صحت جو ہے وہ جانوروں کے باڑے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھا بھی سکے تو یہاں پر جو ہے وہ کوارٹرز ہیں، اور ان کوارٹر کے باہر اور اندر جو ہے وہ جانور باندھے گئے ہیں، جو کہ محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے، اسپتال انتظامیہ کی جانب سے ایک وہ ملی بھگت سامنے آئی ہے کہ یہاں پر باثر افراد کی جانب سے جانور باندھے جاتے ہیں، جبکہ یہاں پر علاج معالجے کی سہولیات کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں پر بنیادی مرکز صحت چک نمبر 200 نسرانہ میں ایک طرف جہاں ادویات کی کمی کا سامنا شہریوں کو کرنا پڑ رہا ہے، تو دوسری جانب دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر لاکھوں روپے مالیت کے کوارٹر بنائے گئے تھے۔ اگر میرا کیمرہ مین اس طرف دکھا سکے تو یہاں پر جو دروازے ہیں، وہ کھڑکیاں ہیں، وہ جو ہے وہ غائب ہو چکی ہیں۔ مبینہ طور پر یہاں پر باثر افراد کا جو ہے بسیرا ہے، اور جو غیر متعلقہ افراد ہیں ان کی آمد و رفت رہتی ہے، جس کے باعث علاج معالجے کے غرض سے آنے والے جو علاقہ مکین ہے وہ شدید پریشان ہے۔ اس وجہ سے علاقہ مکینوں کا یہ مطالبہ ہے کہ بنیادی مراکز صحت کے جو کوارٹرز ہیں ان کی حالت زار کو بہتر کیا جائے، اور یہاں پر بہت شکریہ عبدالقدیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور چنیوٹ میں لاکھوں روپے کی لاگت سے چناب آفیسر کلب میں شروع ہونے والا جم خانہ کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا، تعمیراتی کام ٹھپ ہو گیا۔ سابق کمشنر فیصل آباد نے 1 سال قبل چناب آفیسر کلب میں جم خانہ بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ ممبران کی ضلعی انتظامیہ اور حکومت سے منصوبہ جلد مکمل کروانے کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں، چنیوٹ لاکھوں روپے کی لاگت سے چناب آفیسر کلب میں شروع ہونے والا جم خانے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، تعمیراتی کام ٹھپ ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بابر منیر سے۔ جی بابر، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، چنیوٹ انتظامیہ کی مبینہ غفلت کہیں یا فنڈز کی عدم دستیابی 1 سال قبل کمشنر فیصل آباد محمود جاوید بھٹی کی جانب سے چناب آفیسر کلب میں جو جم خانہ کلب بنایا گیا تھا اس کا افتتاح کیا گیا تھا، اور تعمیراتی کام جو ہے وہ 1 سال بعد بھی ٹھپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کام جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا، جسے تعمیراتی کام جو ہے وہ اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ وہیں پر ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ فنڈ فراہم کرنے میں بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے، اور جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے یہ اور ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے یہ جم خانہ جو ہے وہ مکمل کروایا جانا تھا۔ اگر کیمرہ مین اورنگزیب آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی کر دی گئی ہے، اس کی بنیادیں بنائی گئی ہیں، اور اس کے باوجود اس پر باقی جو سارا کام جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ تعمیراتی چیزیں جو یہاں پر پڑی ہیں، سامان جو ہے وہ چونکہ پڑا ہے، لیکن فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ منصوبہ جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ سابق ممبر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ محترم، کیا مطالبہ کریں گے؟ چناب آفیسر کلب کو قاضی غلام دستگیر حال میں تبدیل کر کے 20 سال اچھی سہولیات دی گئی تھیں۔ چنیوٹ تحصیل کے لیے ایک بہت اچھا سیرگاہ تھی، اور اس کلب میں تمام چنیوٹ کے لوگ اپنے ورزش وغیرہ کر کے معاملات طے کرتے تھے۔ اس کو چند اے سی صاحب نے، ڈی سی او صاحب نے ممبران چند کے ساتھ مل کر جم خانہ میں تبدیل کیا، اور جم خانہ کا فنڈز جاری بھی کیے۔ سابق کمشنر صاحب نے 1 سال قبل۔ شکریہ بابر منیر تفصیلات کے لیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جاری ترقیاتی اسکیموں کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ آمنہ منیر کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اس پر بات کریں گے بیورو چیف ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا آذر نور سے۔ رانا آذر نور، بتائیے گا۔
बिल्कुल जिला टोबा टेक सिंह में जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर ने सदारत की। इस मौका पर मुख्तलिफ इदारों के अफसरान मौजूद थे और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अहमद जवाद सरदार ने डीसी टोबा टेक सिंह को ब्रीफिंग में बताया कि टोबा टेक सिंह में सत्तर जितनी भी स्कीमें हैं उनमें जो बेशतर स्कीमें ऐसी हैं जो कि पहले से जारी, जिस पर डीसी ने कहा कि जब उनके फंड्स आते हैं तो उन पर काम शुरू करने का कहा बताया गया कि जो इस वक्त स्कीमें सबसे ज़्यादा जारी हैं वो CM डेवलपमेंट की हैं। कहा कि इन तमाम स्कीमों के तहत जो है MNA और MPS को जो ग्रांट मिलती है उसके तहत जो है MC और तहसील कौंसिल के दूर में काम, जिस पर डीसी ने कहा कि कोशिश की जाए कि ये तमाम जो तरक्याती काम हैं ये मुकम्मल हो जाएं। कहा कि इसलिए ज़रूरी है कि तमाम अफसरान फील्ड में जाएं और चेक करें कि जितनी भी स्कीमें हैं वहाँ पर काम म्यारी होगा, कि तमाम स्कीमों को जो है टेस्ट करवाएं। और बहुत शुक्रिया राना अज़हर, आपने हमें अपडेट किया। और पंजाब के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन के मसाइल हल करने में सुस्ती, रही सही कसर लॉकडाउन ने निकाल दी है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन बड़े बहरान का शिकार हो गया। स्टेशन पर रोजाना की बुनियाद पर वजारत रेलवे के अहकामात के मुताबिक 11 में से 6 ट्रेनें पहुंचती हैं। ट्रेनों की तादाद में कमी और लॉकडाउन के असरात के पेश नजर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की आमदन में रोजाना की बुनियाद पर 18 से 19 लाख रुपए कमी सामने आने लगी है। 26 लाख रुपए योमिया कमाने वाले स्टेशन की आमद 6 से 7 लाख रुपए रह गई है। आमदन में रिकॉर्ड कमी ने महकमा रेलवे के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की योमिया आमदन में जो है वो रिकॉर्ड कमी सामने आने लगी है। तब्दीली सरकार की जानिब से जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा था। सुस्ती जो है वो इख्तियार की जा रही थी, जिसके पेश नज़र स्टेशन की जो आमदन है वो पहले से ही जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही थी। अब रही सही कसर जो है वो कोरोना वायरस ने पूरी कर दी है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन जिसकी रोज़ाना की आमदन जो है वो 26 लाख रुपये थी, अब जो है वो कम होकर 7 से 8 लाख रुपए हो गई है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर 23 मार्च से पहले रोजाना की बुनियाद पर 11 ट्रेनें आती थी। अब जो है वो हुकूमती अहकामात के मुताबिक कोरोना वायरस के पेश नज़र 6 ट्रेनें जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हैं। ट्रेनों की तादाद कम होने से और इसके अलावा जो है वो ट्रेनों में कोरोना वायरस के बायस से मुसाफरों की कम तादाद जो है वो सवार होने से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की जो आमदन है उसमें रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपए की कमी जो है वो सामने आ रही है, जो कि आने वाले दिनों में करोड़ों तक पहुंच सकती है, जिससे फैसलाबाद रेलवे स्टेशन और महकमा रेलवे का जो पहिया है वो आने वाले दिनों में मजीद सुस्त हो जाएगा। रेलवे मजीद जो है वो बहरान का शिकार होगा और आने वाले दिनों में जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की आमदन में कमी ने जो है वो महकमा रेलवे के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हुकूमत की जानिब से इंतहाई अहम इकदाम जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। टोबा टेक सिंह रेस्क्यू 1122 इदारे को शहरियों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। 11,000 से जायद रॉन्ग कॉल्स रेस्क्यू को मौसूल हुई। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू मियां फराज मुनीर की जानिब से शहरियों से रॉन्ग कॉल करने से परहेज करने की अपील की गई है। जी बिल्कुल, फारिग शहरियों ने रेस्क्यू को भी फारिग ही समझ लिया है। टोबा टेक सिंह रेस्क्यू 1122 इदारे को शहरियों ने तफरीह का जरिया समझ लिया है। 11,000 से जायद रॉन्ग कॉल्स रेस्क्यू को मौसूल हुई हैं। बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू 1122 अदारे को शहरियों की जानिब से तफरीह का जरिया जो है वो बनाया जा रहा है। और अगर बात की जाए जून की रिपोर्ट के हवाले से इसमें भी एक बड़ी तादाद जो है शहरियों की जानिब से इसको जो है गैर ज़रूरी कॉल की गई है। इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो है एमरजेंसी मौजूद हैं, मियां फराज मुनीर, उनसे बात भी करते हैं। फराज साहब, किस तरह देखते हैं कि 12 हर महीने की रिपोर्ट में अगर बात की जाए 10,000, 11,000, 12,000 की तादाद में लोग रॉन्ग कॉल कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसी तरह है कि 1122 के नंबर को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। इस माह की अगर हम बात करें तो टोटल हमें 13,000 समथिंग हमें कॉल रिसीव हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 919 कॉल्स जो हैं वो हमारी एमरजेंसी कॉल्स हैं। 11,500 की तकरीबन कॉल्स जो हमें वो रॉन्ग कॉल्स और फेक कॉल्स रिसीव हुई हैं। हमने तकरीबन कोई इस मंथ में 347 जो पेशेंट्स हैं उनको हमने हॉस्पिटलाइज़ किया है, पीटीएस के थ्रू लाइट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। और टोटल एमरजेंसीज जो हमने डील की हैं वो 919 है, जिसमें हमने तकरीबन 840 पेशेंट्स को हमने रेस्क्यू करके उन्हें शिफ्ट किया है डीएचक्यू हॉस्पिटल्स में। इस टोटल 900 एमरजेंसी में टोटल 41 एक्सपायरीज हैं, जिनमें मोस्टली आरटीएस हैं। और इस पर भी हम वर्किंग कर रहे हैं कि सेफर कम्युनिटीज़ के लिए हम मज़ीद उसको उस एक्सीडेंट के रेशो को कैसे कम कर सकते हैं।
फर्दर ये है कि हम लोगों से, डिस्ट्रिक्ट ओवरटेक्सिंग के लोगों से ये इल्तमास करते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप 1122 के किसी भी नंबर को, हेल्पलाइन नंबर को आप गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके गलत इस्तेमाल करने की वजह से किसी भी दूसरे शख्स की जान जा सकती है। लिहाजा अब हम 1122 ओवरटेक्सिंग से कोऑपरेट करें ताकि हम आपकी खिदमत को मजीद एहसन तरीके से अंजाम दे सकें। शुक्रिया। फराज साहब, जो रॉन्ग कॉल्स कर रहे हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अगर अमली तौर पर लाई जा सके ताकि उनको पता हो कि अगर रॉन्ग कॉल करेंगे उसका नुकसान ये हो सकता है, इस तरह के कोई इकदाम किए गए? जी बिल्कुल, इस तरह के जो हमारे पास कानूनी कार्रवाई के हमारे पास सारे इख्तियारात मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड के थ्रू, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू हम ये पर्चे लॉन्च करेंगे, एफआईआर लॉन्च करेंगे लोगों पे जो रॉन्ग कॉल्स यूज़ करेंगे। हाँ, लेकिन हमारी तरफ से, क्योंकि कम्युनिटी सर्विसेज है, हम चाहते हैं कि हमारा लोग जो हैं इतने अवेयर हों कि वो उन्हें पता हो कि 1122 की हेल्पलाइन सिर्फ उनकी खिदमत के लिए है। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मियां फराज मुनीर की जानिब से, और उनका कहना है कि जो शहरियों से इल्तिमास ही अभी कर सकते हैं कि वो। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मिड अपडेट्स आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जंग में ईद से कबल टमाटर की कीमत को पड़ लगने लगे। एक दिन के दौरान टमाटर की कीमत में 120 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि जंग में ईद से कबल टमाटर की कीमतों को पड़ लगने लगे हैं। इससे कबल ईद के करीब जो है वो टमाटर की कीमतों में इजाफा होता था, लेकिन अब ईद का इंतजार नहीं किया गया, बल्कि एक महीने कबल जो है वो टमाटर की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा। बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और शेख खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। हांडी में टमाटर का इस्तेमाल लाजमी होता है, टमाटर अहम जूज़ है और इसकी कीमत में जो अचानक इजाफा हुआ है इससे शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। छंग शहर में 2 रोज़ पहले तक टमाटर 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा था और आज 120 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया गया टमाटर की कीमत में। और इस वक्त शहर में टमाटर जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। गलियों और मोहल्लों में टमाटर की कीमत जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो वसूल की जा रही है, जबकि जिन जगहों पर दुकानदारों को खदशा होता है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो कार्रवाई करेंगे, वहाँ पर टमाटर जो है वो 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। तमाम शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग ताहिर वट्टू से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फॉल किया जाए और तमाम तर दुकानदार जो महंगे टमाटर फ़रोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिस पर दुकानदारों का ये कहना है कि उनको सब्ज़ी मंडी से टमाटर जो है वो महंगा मिल रहा है और थोड़ा सा मार्जिन रख कर वो टमाटर महंगा फ़रोख्त करने पर मजबूर है। तमाम शहरियों का ये कहना है कि ईद कुर्बान की आमद है और अगर छंग इंतजामिया ने इस सूरत हाल का बर वक्त नोटिस ना लिया तो उनको खदशा है कि टमाटर जो है वो। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सब्जियों की कीमतों की ही बात करेंगे। गोजरा में सब्जियों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे हैं। शहरी सब्जियों के बढ़ते निर्खों से परेशान है। सब्जियों की कीमतों पर जो है शहरियों ने परेशानी का इजहार किया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा हाफिज फरहान अली से। हाफिज, बताइएगा कि भाव तो है गोजरा सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी गोजरा में मौजूद हूँ। सब्जियों और सब्ज मसाले के रेट जो हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। गरीब आदमी के लिए सब्जी खरीदना, सब्ज मसाला खरीदना भी यहाँ पर मुश्किल हो चुका है। टमाटर जो हैं वो 120 रुपए तक पहुँच चुके हैं। नए आलू जो हैं वो भी 120 रुपए फरोख्त हो रहे हैं। अदरक का रेट 300 रुपए किलो है। अरबी जैसी जो सब्जी है वो 90 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये सवाल से क्या कहते हैं। भाई जी मैंने दोस्तों सब्जी बहुत महंगी मिल रही है। भाई सब्जी बहुत महंगी है, गरीब आदमी है, सब्जी खरीद नहीं सकते। आलू वो महंगे हो गए ने, तोरियां वो महंगी हो गई हैं, टमाटर बहुत ज्यादा महंगे हो गए ने, अदरक उससे ज्यादा महंगा हो गया। गरीब आदमी किधर जावे, किसना खरीद सकता गरीब आदमी। सब्जियां सब महंगियां हो गई ने ते सारा असी दे फोल्ड नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ां महंगियां हो गई ने ते लिहाजा मेहरबानी करो इन्होंने को गुंजाइश करके थले लियाओ। जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि सब्जियों के रेट्स को कम किया जाए। मेरे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, सब्जी फरोश हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि सब्जियों के रेट्स जो आए रोज क्यों बढ़ रहे हैं। भैया क्या वजह है कि क्यों सब्जी रोज ब रोज महंगी होती जा रही है। सर जी ये ना तो दुकानदार का कोई कसूर है, ना कोई हुकूमत का कसूर है। पैदावार होगी तो सब्जी सस्ती हो जाएगी, पैदावार नहीं हुई तो सब्जी महंगी हो जाएगी। पिछे बारिशां ते हवस की वजह तो पैदावार घट गई है, सब्जी थोड़ी हो गई है, सब्जी का रेट आप ही वध गया। शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। तांदियावाला में इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर चीनी के सरकारी निर्ख 70 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन कहीं भी इस दाम पर चीनी दस्तयाब नहीं है। शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। बात करेंगे गुलरेज इकबाल से। गुलरेज, बताइएगा कितने रुपए किलो चीनी दस्तयाब है।
बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से जो चीनी के सरकारी नर्ख है वो 70 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन अगर बात की जाए तांदलेवाला और शहर की और मज़ाफ़ाती इलाकों की तो यहाँ पर जो चीनी है सरकारी नर्ख पर कहीं भी दस्तयाब नहीं है। यहाँ पर जो है 80 से 85 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी हवाले से जब मेरी दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदारों का ये कहना है कि हमें मार्केट से चीनी के जो नर्ख है वो ज़ायद जो है वो महंगी मिल रही है, जिसकी वजह से हम सरकारी नर्ख पर जो है वो चीनी नहीं दे सकते। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उससे बात करेंगे। ये बताइएगा कि आप चीनी खरीद कर आए हैं, किस रेट पर आपको चीनी मिली है और क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मैं ये 80 रुपये चीनी लेके आया हूँ और बाज़ार में किसी दुकान पर भी 80 से 85 रुपये चीनी दस्तियाब है, इससे कम दस्तियाब नहीं है। तो 70 रुपये किलो चीनी जो गवर्नमेंट का कंट्रोल लिस्ट पे लगा हुआ है रेट, उस पर कोई भी दुकानदार चीनी दे नहीं रहा है। तो मेरी गुजारिश है खान साहब से, ये माफिया के खिलाफ जो बातें करते हैं लेकिन अमलन उस पर काम नहीं हो रहा। यहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट साहब, प्राइस कंट्रोल लिस्ट, कोई भी बंदा यहाँ मौजूद तो नहीं है। जिस दुकान पर चले जाएँ लिस्ट पर और लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की लिस्ट और है और जो प्राइस हैं दुकानदारों की वो और हैं। तो जब दुकानदारों से सवाल करो तो वो कहते हैं हमें इसी रेट पर आ रही है, हम क्या करें, इससे क्या कर सकते हैं हम। और माफिया जो है, माफिया के खिलाफ जो है ना, वो खान साहब बातें बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और मुर्गी के नरखों की बात करेंगे। फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त को पड़ लग गए हैं। 2 दिन में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 20 रुपए इजाफा हो गया। ब्रायलर गोश्त 270 से 290 तक जा पहुंचा है। शहरियों का जिला इंतजामिया से कीमतें कम करवाने का मुतालिबा। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान एक बार फिर से मुर्गी के गोश्त को पर लगे। 2 दिन में मुर्गी के गोश्त में 20 रुपये इजाफा जो है वो देखने में आया है। 270 रुपये से बढ़कर 2 दिन में मुर्गी का गोश्त 290 रुपये तक पहुंच गया, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ दुकानदार हजरात जो है वो भी परेशान है। तो हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते क्या कहेंगे। सर बताइएगा, मुर्गी का गोश्त पहले कितने रेट में बिक रहा था और अब कितने रुपये इजाफा हो गया? 2 दिन में 20 रुपये इजाफा हो गया है। पहले 270 रुपये था, एक हफ्ता पहले 250 रुपये था। इसकी वजह से हम खुद भी परेशान हैं, ग्राहक भी परेशान है। जी बिल्कुल, 2 दिन में जो मुर्गी का गोश्त, इनका ये कहना है कि 20 रुपये इजाफा हुआ है। तकरीबन हर गुजरता दिन जो है वो मुर्गी के गोश्त में इजाफा कर रहा है। एक हफ्ता पहले 250 रुपये में था, उसके बाद 270 रुपये पहुंचा और उसके बाद अब 290 रुपये में जो है वो फरोख्त होने लगा। जब ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। जिला इंतजामिया का 6 मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। मवेशी मंडियों के लिए जगह का तयन कर लिया गया है। फैसलाबाद रोड सब्जी मंडी के करीब अमजद साकिब पार्क भवाना, नलका भवाना, चनाब नगर घोड़ा ग्राउंड, सरगोदा जंग मोड़ लालियां, अमीनपुर में मवेशी मंडियां कायम की जाएंगी। मजीद तफसीलात जानेंगे फसीउल्लाह से। फसी, बताइएगा। बिल्कुल, ईद उल अज़हा की आमद है और इस हवाले से जिला इंतजामिया चिन्योट की जानिब से जिला भर में मवेशी मंडियां लगाने का फैसला कर लिया गया है और 6 मकामात का तयन किया गया है जहां पर इन मवेशी मंडियों को लगाया जाएगा। इस हवाले से देखा गया है कि ये पहले जैसे कि हुकूमत पंजाब की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि तमाम मवेशी मंडियां शहर से दूर लगाई जाए और इसी हवाले से तमाम तर मवेशी मंडियों को शहर से दूर लगाने का फैसला किया गया। अगर शहर चिन्योट की बात की जाए तो यहाँ पर फैसलाबाद रोड पर नई सब्जी मंडी के करीब, जो कि शहर से 5 से 7 किलोमीटर का जिसका फासला है, वहां पर मवेशी मंडी लगाई जाएगी और ये सबसे बड़ी शहर की मंडी होगी। इसके अलावा अगर तहसील बुआना की बात की जाए तो वहां पर 2 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी, जिसमें एक नलका अड्डा के करीब लगाई जाएगी, दूसरी अमजद साकिब पार्क के करीब लगाई जाएगी। इसी तरह तहसील बुआना में ये तीसरी मंडी का क़याम, जो कि एक बड़ी तहसील की आबादी अमीपुर की है, वहां पर लगाई जाएगी। इस तरह 4 मजमूई तौर पर ये हो गई। इसके अलावा अगर 2 मंडी की बात की जाए तो उनको तहसील लालिया में लगाने का फैसला किया गया है, जिसमें से एक चनाब नगर में घोड़ा ग्राउंड में लगाई जाएगी। इसी तरह दूसरी जो मवेशी मंडी है वो लालिया में जंग सरगोदा रोड बाईपास के करीब लगाई जाएगी। इस तरह 6 मजमूई तौर पर मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। आपने हमें अपडेट किया। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। महकमा लाइव स्टॉक की अदम दिलचस्पी से कट्टा पाल स्कीम खतरे में पड़ गई है। वबा की आड़ में महकमा लाइव स्टॉक ने काम रोक दिया है। अब कट्टा पालने वालों को पैसे नहीं मिलेंगे। पहले भी रकम ताखीर का शिकार हुई थी, किसान परेशान हो गए थे। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। लाइव स्टॉक का काम की सुस्ती की वजह से जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कट्टा पाल स्कीम शुरू की थी ताकि जो काश्तकार ज़मींदार जो लाइव स्टॉक के कारोबार से वाबस्ता है वो अपने कट्टे पाल कर इसका कारोबार कर सके, इसको इंडस्ट्री बनाया जाए, एक्सपोर्ट भी किया जाए और जो मुल्की ज़रूरियात है वो भी पूरी की जाए। लेकिन मुमकिन तौर पर लाइव स्टॉक का काम की अदम दिलचस्पी की वजह से ये मनसूबा भी नाकामी की जानब गामजन है, क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि अभी कोई भी
इसमें फंड्स नहीं रखे, फिर कोरोना की आड़ में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से इस पे सुस्ती बरती जा रही है और जो पुराने लोग थे जिन्हें पैसे देने थे वो भी काफ़ी अरसा तक उनको लटकाया गया, फिर जाकर उन्हें चेक दिए गए, जिसकी वजह से किसान शदीद जो मायूस नज़र आते हैं और जो यहाँ पर आवाम की जानिब से दिलचस्पी का इज़हार किया जा रहा था या जो लाइव स्टॉक के कारोबार से वाबस्ता अफराद पुरजोश थे वो तमाम के तमाम मायूस हो चुके हैं और मुतालबा करते नज़र आते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लाइव स्टॉक के ज़रिए इन स्कीमों को सारा साल चलाया जाए ताकि जितने भी लोग कट्टा पालना चाहते हैं, जो भी कट्टे पालने के कारोबार के शौकीन हज़रात। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। बात करेंगे आज़ादी सहाफ़त पर कतगन की। पेमरा की जानिब से 24 न्यूज़ के लाइसेंस मुअत्तल करने का मामला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वकला की जानिब से मजम्मत का सिलसिला जारी है। वकला ने पेमरा की जानिब से 24 न्यूज़ को बंद करने के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना साहिद से। जी राना, आगाह कीजिएगा। पेमरा की जानिब से गैर कानूनी इकदाम का सिलसिला जो है वो जारी है और इस हवाले से पेमरा की जानिब से 24 न्यूज़ का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था, जिस पर पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी समेत तमाम सिविल सोसाइटी वकला बरादरी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ और यहाँ पर फैसलाबाद के वकला की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हमारे साथ वाइस चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी ज़हीर अनवर मियाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं पेमरा की इस गैर कानूनी इकदाम को? लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया, मौक़िफ़ सुने बगैर यकतरफा कार्रवाई की गई है हमारे चैनल के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पाकिस्तान की हद तक तो हमेशा से ही रीत रही है कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो एक नारा लेके आती है कि मीडिया या सहाफ़त को मुकम्मल तौर पे आज़ादी होगी, किसी तरह का कोई तबर्रा नहीं होगा, किसी तरह की कोई पाबंदियाँ नहीं होंगी। लेकिन ये सारे सिर्फ सियासी नारों तक ही होते हैं। यही कुछ ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में भी हो रहा है कि जब भी कोई मीडिया पे अलाए हक बुलंद होने की कोशिश होती है या हकीकत का आईना दिखाना चाहते हैं कभी भी, तो उस आवाज़ को उतनी ही शिद्दत से दबाया जाता है जैसा कि माजी में होता रहा है। अब भी वही हुआ है कि जैसे ही वो 24 चैनल पे एक करप्शन की, हालांकि वो ऑर्डर रिपोर्ट थी, कोई गैर जानब तौर पे, हालांकि वो गवर्नमेंट के अपने ही अदारों की जानब से जो ऑर्डर रिपोर्ट की गई थी जिसमें 3000 अरब रुपए की करप्शन जो है बदनवानी में पावर सेक्टर में सामने आई थी, उसी को उन्होंने हाईलाइट किया। तो उसके नतीजे में बिल्कुल मुख्तसर वक़्त में एक एक्शन लेते हुए बिल्कुल ही एक गैर मुनासिब और गूंडे अंदाज के साथ जो है ना चैनल को बंद कर दिया गया है। मैं एज ए वाइस चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी इस तरह की हर तरह की जो बदनवानी की हरकत हैं उनकी मैं परज़ोर मज़म्मत करता हूं और मेरा ये मुतालबा है कि अलाए हक बुलंद करने वाले मीडिया की किसी आवाज़ को किसी सूरत भी हम ना दबाने देंगे और ना दबाया जा सकेगा। अच्छा, बिल्कुल आपने वकला बरादरी की बात सुनी। इनकी जानिब से कहा गया कि हक सच जो है आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और सिटी 41 बना है जेल में मौजूद कैदियों की आवाज़। जेलों के मुक़ीद कैदियों को अपनों से मिलने की, मुलाकात की ख्वाहिश हुक्काम वाला तक पहुंचाई तो अभी उन्हें उनका ख्याल आ गया है। 4 माह बाद कैदियों को लवाहिकीन से मिलने की इजाज़त मिल गई है। कैदी आज से अपने अहले खाना से मुलाकात कर सकेंगे। SOPs पर अमल दरामद जरूरी होगा। गुज़िश्ता 4 माह से जेलों में लॉकडाउन के बायस मुलाकातें बंद होने पर कैदी शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हो चुके थे। पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर के फासले पर साहियावाला इंटरचेंज के दरमियान मुसल्लह डाकुओं का नाका। 1 घंटे में 5 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स ड्राइवर लूट लिए। टैंकर मुजफ्फरगढ़ से बिजली ग्रेड लेबॉर्ट्री पावर को तेल सप्लाई करने आए थे। डाकुओं ने टोल टैक्स की अदायगी के लिए भी जेब में पैसे नहीं छोड़े। मुतासरा ड्राइवर्स की दुहाई, उनका कहना है कि मुतल्लिका पुलिस कार्रवाई से गुरेजा है। आला हुकाम नोटिस ने आपको बता रहे हैं कि डाकू बेलगाम हो चुके। पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर के फासले पर साहियावाला इंटरचेंज के दरमियान मुसल्ला डाकू का अपना नाका। 1 घंटे में 5 से ज़ायद ऑयल टैंकर ड्राइवर्स लूट लिए हैं और टैंकर मुजफ्फरगढ़ से बिजली ग्रेड लेबॉर्ट्री पावर को तेल सप्लाई करने आए थे।
चिन्योट आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर की ज़ेरे निगरानी पुलिस थाना कल्चर की तब्दीली की तरफ गामजन है। जिला भर के थानों में मुलजिमान को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए एयर कूलर लगा दिए गए हैं। तमाम थानों में मुलजिमान के लिए पीने के ठंडे पानी का भी इंतजाम कर दिया गया है। डीपीओ सैयद हसनैन हैदर कहते हैं कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। गर्मी की शिद्दत के मद्देनजर रखते हुए इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर की जानिब से जो है वो थाना कल्चर की तब्दीली की तरफ पुलिस जो है वो गामजन है। वहीं पर ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे जो है वो पुलिस का मोराल जो है वो बुलंद हो। मुलजमान चूँकि जो गर्मी की शिद्दत में हवालात में बंद हैं, उनके लिए जो है वो डीपीओ चिन्योट सैयद हसनैन हैदर की जानिब से जिला भर के 9 थानों में जो 9 एयर कूलर हैं वो लगवा दिए गए हैं, जहाँ पर मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया था। चूँकि गर्मी की शिद्दत जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, होशरुबा इजाफा हुआ था, जिस पर डीपीओ चिन्योट सैयद हसनैन हैदर की जानिब से जिला भर के जो हवालात हैं वहाँ पर एयर कूलर जो है वो लगवा दिए गए हैं। और इस सिलसिले में पीने का ठंडा पानी भी जो है वो मुलजमान के लिए दस्तयाब किया गया है। और इस सिलसिले में डीपीओ चिन्योट सैयद हसनैन हैदर का कहना है कि ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जिससे लोगों में, सोसाइटी में पुलिस का मोराल जो है वो बुलंद हो। चूँकि जुर्म, जो नफरत है वो जुर्म से है, इंसान से नहीं। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जिला भर के जो थाने हैं, नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं। बहुत शुक्रिया आपका बाबर, आपने हमें अपडेट किया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। हाल की बात करें तो फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 5091 हो गई है, जबकि मौजी मर्ज 183 इंसानी जिंदगियां निगल गया है। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस ने अपने पंजे जो हैं वो मजबूती से फैसलाबाद में भी गाड़े हुए हैं। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 5000 से तजावुज कर गई है। 5091 हो गई है तादाद, जबकि ये मौजी मर्ज अब तक 183 फैसलाबादियों की जिंदगियां निगल चुका है। मुल्क भर में लगे लॉकडाउन के बायस प्राइवेट स्कूल टीचर्स मुतासर हुए। हुकूमती ऐलान के बावजूद निजी स्कूल्स की तरफ से असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल सकी। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं, क्योंकि इस दौरान उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि तमाम जो तालीमी अदारे हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, वो अपने असातिज़ा को कोरोना वायरस लॉकडाउन के बावजूद भी मुकम्मल तनख्वाहें अदा करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हुकूमत अपने ऐलान पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी। महकमा तालीम फैसलाबाद के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि तमाम प्राइवेट तालीमी अदारों में असातिज़ा की तनख्वाहों को चेक करे और इस बात को इंश्योर करे कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस तमाम असातिज़ा को तनख्वाहें मिली हैं या नहीं। इस हवाले से महकमा तालीम का एक ही मौक़िफ़ है कि वो असातिज़ा की दरख्वास्तों का इंतज़ार करता है कि कोई टीचर आए और दरख्वास्त जमा करवाए कि उन्हें लॉकडाउन के बायस तनख्वाहें नहीं दी जा रही। लेकिन चूँकि कोरोना वायरस के बाद दोबारा जो बहाली होनी है तालीमी अदारों की, तो उसके बाद उनको नौकरियों पर बहाल होने के, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में भी अक्सर तालीमी अदारों की तरफ से यही शिकायत सामने आती है कि वो अपने स्कूल टीचर्स को तनख्वाहें नहीं देते। तो इस दौरान किसी भी स्कूल टीचर की तरफ से महकमा तालीम से रजू नहीं किया गया, क्योंकि महकमा तालीम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हेल्प डेस्क का क़याम किया गया है। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक मोहम्मद सरफराज ने हेल्प डेस्क का इफ्तिताह किया है। मजीद बताएंगे शहराज भट्ट। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर एक अच्छी खबर ये है फैसलाबाद के सनतकारों के लिए, फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ख़ास तौर पर वो 7000 फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मेंबरान के लिए जो कि रोज़ाना की बुनियादों पर कनेक्टेड होते हैं समहाउ फैसलाबाद चैम्बर के साथ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, जिसके तहत आज एक हेल्प डेस्क जो है वो कायम कर दिया गया है। कैमरामैन राशिद अगर आपको दिखा सकें तो ये वो स्टेट बैंक का हेल्प डेस्क है जो कि यहाँ पर कायम किया गया है रोज़गार स्कीम के लिए। खसूसी तौर पर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ के जो बिजनेस कंसर्न्स हैं वो इस पर जो है वो देखे जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ बिलाल वहीद मौजूद हैं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बिलाल वहीद साहब, कोविड-19 के एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जहाँ पर बैंकिंग निज़ाम और बैंक के साथ कनेक्टेड रहने के लिए इस नौयत के हेल्प डेस्क में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आप समझते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत थी कि हमारे पास फैसलाबाद चैम्बर का हिस्सा होता स्टेट बैंक का हेल्प डेस्क?
शुक्रिया शराज। बेसिकली जो इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो है कोविड-19 का, उसके ऊपर हमारी कई मीटिंग हो चुकी हुई हैं गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकर साहब से, और उन्होंने फैसलाबाद की ज़रूरत को महसूस करते हुए कि जी फैसलाबाद के अंदर इस वक्त हमारी जो मुश्किलात का सामना है इंडस्ट्रियलिस्ट को, सारों को वेजेस के ऊपर, जो उन्होंने बड़ी अच्छी स्कीमें लॉन्च की हैं, लेकिन उनको समझने के अंदर थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही थी। हमारे पास बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने कहा जी हमने इसको अप्लाई किया लेकिन हमारा इसमें अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। लिहाजा हमारी भरपूर अपील के ऊपर हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नर स्टेट बैंक रजा वाकर साहब के कि उन्होंने इमीडिएटली डिसीजन लेते हुए हमें ये हेल्प डेस्क फैसलाबाद चैम्बर को प्रोवाइड किया। और आपने बताया कि हमें मुश्किलात दरपेश थी जो ये मसाइल बैंकिंग के निज़ाम के हवाले से, तो वो मुश्किलात मेरे ख्याल में इसी वजह से दरपेश थी क्योंकि मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी और कोविड की वजह से एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी इशू था। तो अब हेल्प डेस्क जो है वो आपके चैम्बर का हिस्सा बन चुका है, तो ये मेरे ख्याल में बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी एक अच्छी खबर है। बहुत ज़बरदस्त खबर है क्योंकि कई लोग ऐसे थे कि जो बैंक में जाते थे लेकिन उनको वहाँ से 100% जो थी आगाही नहीं मिल सकती थी, तो जिस वजह से वो हमारे पास आते थे कि आप काइंडली कुछ करें हमारे लिए, हम इस चीज़ को अवेल करना चाहते हैं, हमारी ज़रूरत है इस वक्त कि हम कोविड-19 के जिस तरह शिकार हो चुके हुए हैं, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं कि हम सर्वाइव कर सकें, सैलरीज दे सकें। लेकिन गवर्नमेंट इस पर बड़ा अच्छा इंसेंटिव देते हुए बड़ी अच्छी स्कीमें लॉन्च की थी, जिसका एक गैप था आपस में, जो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट और एक बैंक के दरमियान में था, जिसको दूर करने के लिए हमने ये हेल्प डेस्क रिक्वेस्ट करके उनसे लिया है ताकि उस गैप को दूर किया जा सके और हम इसको बेहतर से बेहतर लोगों को अपने सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सर्विस प्रोवाइड कर सकें और उम्मीद करते हैं कि ये हेल्प डेस्क जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन की फैसलाबाद आमद डिस्ट्रिक्ट ओहदेदारान ने भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौका पर उन्होंने ओहदेदारान से गुफ्तगू भी की। बहुत अच्छे तरीके से इसको रन कर रहा था, तो वो हमने इमरान खान साहब को ये बात जब समझाई तो उन्होंने हमें जो है ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन बनाने की इजाज़त दे दी और ख़ुद उसको जब हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहा था, पहली दफ़ा कोई पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शन करा रही थी, उस वक़्त उन्होंने हमें जब पार्टी टूटी हुई थी, सारी कोई भी बॉडी मौजूद नहीं थी पार्टी की, डिज़ोल्व हुई हुई थी सारी बॉडियां, तो उससे पहले उन्होंने एक महीना पहले हमें लॉन्च कर दिया क्योंकि उनको कोई चीज़ नज़र आई तो उन्होंने लॉन्च कर दिया। उस दिन से पार्टी के जितने भी सियासतदान थे वो हमारे ताक़ब में थे कि इमरान खान ने इनको कोई स्पेशल टास्क दिया है, तो टास्क तो स्पोर्ट्स का था हमारे पास, स्पोर्ट्स का, कल्चर का, यूथ को इकट्ठा करने का और इनको अवेयरनेस देने का। और आप देखते हैं कि खान साहब जैसे बिजी होते जा रहे हैं तो इसको जो है ना वो टुकड़े टुकड़े करने के चक्करों में पड़ गए सियासतदान। तो हम तो इमरान खान साहब के साथ मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, पाकिस्तान टीम में 10 साल मैं रिजर्व प्लेयर रहा हूँ, उधर मौका नहीं मिला, लेकिन इधर तो मौका ज़ाया नहीं होने देते। सियासत में आए हैं तो कोई उनका जो साथी था जिनको उन्होंने नवाजा था वो कोई आज तक भाईजान जानते हैं कि कोई बंदा उनके साथ मेंबर नहीं बना आज तक, ठीक है जी। जिसको भी खिलाया है वो बंदा जिसको भी नवाजा है उसने पार्टी ज्वाइन नहीं की, वैसे वो जाके मिलने चले जाते हैं एज प्लेयर्स जो है। अच्छा जी, ये यहाँ पे जब पार्टी के अंदर ये सिनेरियो बन गया कि वो शाह महमूद साहब ने एक स्पोर्ट्स का विंग लैदा कर दिया, एक नईमुल हक साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्होंने कर दिया, और अब जो है ना पार्टी के एक। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।